हेलो गाइस, मैं संजय मौर्य आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री क्लास विद संजय में। एक बार फिर से मैं आपके लाया हूं केमिस्ट्री विलियन का पार्ट 10। अभी तक मैं 12th का मैथ 9th का मैथ पढ़ा रहा था, इसलिए केमिस्ट्री को मैंने बंद रखा था। लेकिन एक बार फिर से अब केमिस्ट्री को प्रारंभ करने चल रहे हैं। जैसा कि हम लोग अति प्रसारी विलयन और अल्प प्रसारी विलयन को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, परासरण दाब के नियम। क्या पढ़ेंगे? परासरण दाब के नियम पढ़ेंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये परिभाषा या डिफिनेशन आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश है इसकी लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या इंग्लिश है? लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि किस वैज्ञानिक ने इसे बताया था। तो देखिए, फेफर वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक फेफर WFP फेफर 1877 अर्थात 1877 द्वारा तनु विलयनों के परासरण दाब पर अर्थात आधार पर वांट हाफ, इनका पूरा नाम है JH वांट हाफ, 1887 में, ठीक है, परासरण दाब के नियमों की रचना की। देखिए ध्यान से समझिए इसे, क्योंकि इसमें कितने वैज्ञानिक हैं? 2 वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। कितने वैज्ञानिक? 2 वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। जैसे पहला नाम है आपका फेफर। कब इन्होंने खोज किया था? 1877 में। और क्या आधार माना था? तनु विलयन के परासरण दाब को आधार माना था। और उसके बाद इन्हीं के आधार पे वैज्ञानिक कौन? वांट हाफ ने कहा, जब वो बताए फेफर 1877 में परासरण दाब को, कितने में? 1877 में बताया। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गए, तो वैज्ञानिक वांट हाफ आ गए और उन्होंने बताया परासरण दाब के आधार पर इसकी रचना कर दी। किसकी? परासरण दाब की रचना कर दी। कब? 1887 में। ये देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मतलब कि मैं लिखा था तो थोड़ा नंबर डिजिट चेंज हो गया, तो लिख देते हैं। फिर एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ मैं 1887 में। कौन किया था? वांट हाफ ने किया था। और इसके पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है फेफर, ठीक है। कब? 1877 में, या 1877 कह सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक नोट्स लिखा है, उसे देखिए आप। नोट: वांट हाफ को रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सोचिए, रसायन विज्ञान में जो प्रथम पुरस्कार है, कौन सा? जो प्रथम पुरस्कार रसायन विज्ञान में नोबेल का, वो पुरस्कार दिया गया है किसको? वांट हाफ जी को दिया गया है। किस सन में दिया गया है? 1901 में दिया गया है, सर्वप्रथम, पहली बार, ठीक है। अब देखिए, इसके 2 नियम हैं परासरण दाब के। इसके कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला है बायल वांट हाफ नियम, इंग्लिश भी वही है, बायल वांट हाफ लॉ। तो देखिए 2 वैज्ञानिक थे, एक बायल वांट हाफ लॉ, एक चार्ल्स। दोनों को हम लोग देखेंगे और परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, पेपर में आता है। पहले 2 नंबर 3 नंबर का था, अब कितने नंबर का आता है क्वेश्चन? 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आता है, लेंथ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आसानी समझिए, जहाँ प्रॉब्लम्स हो आप वहाँ बताइए, सर हाँ ये नियम नहीं समझ में आया, उसके लिए मैं दोबारा से नोट्स बनाऊंगा
आपको दोबारा बताऊंगा। चलिए, दो नियम। पहला नियम है आपका बायल वांट हाफ नियम। देखिए बायल जी ने क्या बताया, बायल वांट हाफ नियम, गैसों के बायल वांट हाफ नियम गैसों के बायल नियम से मिलता जुलता है। अर्थात कहने का मतलब जो एक बायल नियम है, बायल ये गैस का नियम है और ये नियम पहले बनाया जा चुका है और बाद में कौन बनाए, वांट हाफ वैज्ञानिक जी ने, वांट हाफ वैज्ञानिक साहब ने बनाया कौन सा नियम, यही बायल का नियम बनाया। कौन सा नियम, बायल का नियम बनाया। तो इसलिए बताया जा रहा है कि बायल वांट हाफ नियम गैसों के बायल नियम से क्या है, मिलता और जुलता है। इतनी सी बात समझ में आ गई ना आपको। आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज हैं। तो इनकी परिभाषा आई, क्या परिभाषा आई, देखिए वांट हाफ साहब की, स्थिर ताप पर किसी विलयन का, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P, परासरण दाब P विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है, C के समानुपाती होता है। देखिए परिभाषा को हम लोग जितने अच्छे से कांस्टेंट होकर समझेंगे उतना बेहतर होगा कि हमारा कॉन्सेंट्रेट बना रहेगा और एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से कह रहा, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे बनेगा रिएक्शन। तो P परफोर्शनल से कहते हैं, परफोर्शनल कहते हैं। ठीक है, P परफोर्शनल C, P क्या है हमारा है परासरण दाब है हमारा, और C क्या है, अभी आपने थ्योरम देखा फिर मैं लिख दे रहा हूँ। C क्या है हमारा, ये यहाँ ये हमारा सांद्रता है और इसमें क्या स्थिर किया गया है, ताप को स्थिर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे माना गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए जब परफोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का मतलब होता है आप कुछ भी मान लीजिए, K मान लीजिए, R मान लीजिए, D मान लीजिए, L मान लीजिए, आप कुछ भी अक्षर मान लीजिए कांस्टेंट की तरफ पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो P परफोर्शनल हटेगा, बराबर का साइन लगेगा, यहाँ हमने K साइन माना है तो P परफोर्शनल KC, जहाँ K क्या है आपका एक स्थिरांक है। अब देखिए इतना हो गया। अब आप आगे चलते हैं धीरे धीरे। फिर यदि विलयन की सांद्रता C कह रहा है, यदि विलयन की सांद्रता C 1 मोल प्रति V लीटर है, कितना है V लीटर है, तो V लीटर है तो आगे हम लोग हल करेंगे। मतलब जो ये फार्मूला है कौन सा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ P इक्वल KC, इसी को आगे हम लोग को लेकर चलना है। ठीक है, तो देखिए C इक्वल बोला है कि सांद्रता बराबर क्या हो, 1 मोल प्रति V लीटर हो, V मतलब आयतन हो, तो C बराबर 1/V हो गया। अब ठीक है, 1/V रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर तो आप यहाँ रखेंगे है ना, P इक्वल KC, अब यहाँ देखो मैंने रख दिया, P इक्वल C का मान कितना है 1/V इंटू K हो जाएगा। अब देखिए V को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा P इंटू V इक्वल K हो जाएगा, और K क्या है आप जानते हैं आपका स्थिरांक है। तो हमारा फार्मूला बना क्या फार्मूला बन गया हमारा लास्ट फार्मूला क्या निकल गया, बायल वांट हाफ के नियम से PV इक्वल K। ठीक है, इसका मतलब क्या है, परासरण दाब और आयतन किसके बराबर होते हैं, स्थिरांक के बराबर होता है। तो क्या कहलाता है, बायल वांट हाफ का नियम कहलाता है। पहला नियम कंप्लीट, हमने कहा 2 नियम होता है ना, पहला कंप्लीट हो गया। अब जो है दूसरा कंप्लीट करते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, ये देखिए आप, चार्ल्स वांट हाफ नियम। क्या है, चार्ल्स वांट हाफ नियम, इंग्लिश भी वही है इसकी, चार्ल्स वांट हाफ लॉ।
क्या है, चार्ल्स वांट ऑफ लॉ। तो इनके नियमों में कुछ अंतर नहीं है, जहाँ चार्ल्स वहाँ बायल्स कर दिया है, ठीक, इतना, और जहाँ बायल्स वहाँ चार्ल्स कर दिया है। देखिए, चार्ल्स वांट ऑफ नियम गैसों के, चार्ल्स नियम से मिलता जुलता है। उसमें क्या था, बायल्स वांट ऑफ नियम गैसों के बायल नियम से मिलता जुलता है। इसमें क्या किया गया है, ये देखिए क्या चेंज है, सिर्फ नाम का फर्क है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चार्ल्स वांट ऑफ नियम गैसों के चार्ल्स नियम से मिलता जुलता है, ठीक है, परिभाषा कंप्लीट आपकी। अब जब मिलता जुलता है तो कोई बात ही नहीं है, अब ये अपनी परिभाषा देंगे, ठीक है। अब देखिए इनकी, ये स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P, किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए बायल्स के नियम में क्या था, बायल्स के नियम में था ताप आपका क्या था, स्थिर था, क्या था, ताप स्थिर था मेरा। और चार्ल्स के नियम में क्या है, सांद्रता C स्थिर हो, क्या स्थिर होगा इस बार, सांद्रता C स्थिर होगा। दोनों में इतनी असमानता है और बाकी दोनों में समानता सेम है। आगे आप प्रूव करते हैं कि क्या सूत्र सही है। देखिए P प्रोपोर्शनल T, क्या P प्रोपोर्शनल T, और यहाँ देखिए क्या स्थिर है इस बार, स्थिर सांद्रता पर, क्या स्थिर सांद्रता पर। अब देखिए फिर से वही होगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, सांद्रता कुछ माना जाएगा कांस्टेंट के, तो P इक्वल सांद्रता हटा K डैश, इस बार क्या मान लिया हमने, K डैश नियतांक मान लिया, जिसे स्थिरांक भी बोला जाता है। तो P प्रोपोर्शनल K डैश T। अब यहाँ K डैश क्या हमारा स्थिरांक है, K डैश क्या हमारा स्थिरांक है। अब देखिए यही हमारा दो सूत्र तैयार हो गए। यही परासरण दाब का नियम है। जब आएगा पूछेगा परीक्षा में कि परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब के नियमों की व्याख्या कीजिए, तो आप बताएंगे परासरण दाब की, परासरण दाब की परिभाषा लिखिए और नियम, और क्या, नियमों की व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, नियमों की व्याख्या कीजिए। तो आप क्या करेंगे, परिभाषा लिख देंगे इसकी, और जो है कौन कौन सा नियम, दो नियम है आप लिखेंगे। पहला नियम लिख देंगे, पहला नियम लिखेंगे बायल, दूसरा नियम क्या लिखेंगे आप, चार्ल्स, और आगे दोनों में समानता मैं लिख दे रहा हूँ, चार्ल्स बायल्स वांट हाफ नियम। ठीक, परीक्षा में हमें यही लिखना होगा, और इतना लिखने का हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं परीक्षा में, 5 नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला क्या है, ये लास्ट टॉपिक, ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक होगा आज के लिए, लास्ट टॉपिक है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए अगला नेक्स्ट हेडिंग है तनु विलयनों की वांट हाफ समीकरण। ठीक है, क्या है, तनु विलयनों की वांट हाफ समीकरण। इंग्लिश है इसकी वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। इसकी परिभाषा देखते हैं। वांट हाफ समीकरण, जो वांट हाफ समीकरण पीछे हमने पढ़ा है, विलयन के परासरण दाब, आयतन या सांद्रता और ताप में संबंध व्यक्त करती है। सही बात है, अभी हम लोगों ने हल ही किया था। ठीक है, क्या क्या व्यक्त करता है, परासरण दाब, आयतन, सांद्रता और
ताप में संबंध व्यक्त करता है। ठीक है, तो पहला आगे लिखा जाएगा इसमें किसके अनुसार, बायल के अनुसार, बायल वान-ठाप नियम के अनुसार। तो सूत्र हमने प्रूव किया था, क्या होगा, पी वी इक्वल के क्या है, स्थिरांक है, यहाँ ताप क्या है हमारा, स्थिर है, इसे समीकरण नंबर 1 माना जाएगा। दूसरा होगा चार्ल्स वान-ठाप नियम के अनुसार, इसमें क्या था हमारा, P इक्वल के डैश इंटू टी, और इसको हम ठीक है गुणा कर दे रहे हैं, अपान में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, P अपॉन टी इक्वल के डैश, और के डैश क्या हमारा है, स्थिरांक है, और यहाँ स्थिर क्या है, सांद्रता C स्थिर है। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, हाँ दिख रहा ना आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर स्थिर आयतन पर सांद्रता का परम ताप के समानुपाती होता है। फिर से सुनिए, कह रहा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर स्थिर आयतन पर सांद्रता परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये देखिए, P प्रसरण दाब है, प्रोपोर्शनल C इंटू टी, C क्या है, सांद्रता, T क्या है, परम ताप, इस पर क्या है, आयतन हमारा स्थिर है। मैं भी लिख दूं, देखिए क्या स्थिर है हमारा, आयतन स्थिर है हमारा, नो प्रॉब्लम्स। अब देखिए, अब यहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, स्थिरांक हमारा R आएगा, तो क्या होगा, P इक्वल आर सी और टी हो जाएगा। R क्या है देख लीजिए, R विलयन का गैस नियतांक है। अब देखिए C इक्वल, अभी पहले हल कितना हम लोग उसमें चार्ल्स के नियम में, C इक्वल क्या होता है, 1/v होता है, रख दीजिए। तो P इक्वल 1/v इंटू आर टी। अब V को तिर्यक गुणा करा दीजिए इधर को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इंटू वी हो जाएगा इक्वल आर टी हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। अब मोलों के लिए ज्ञात करना, तो मोल मतलब संख्या, तो उसके लिए ज्ञात करना है। तो अब आगे देखिए, यहाँ लिखना पड़ेगा n मोलों की संख्या उपस्थित हो तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसी में PV, जैसे यहाँ लिखा है ना, PV बराबर RT, अब मोल के लिए तो यहाँ स्मॉल n से मल्टीप्लाई करा देंगे, PV इक्वल nRT हो जाएगा। समीकरण नंबर से 4 मान लिया जाएगा, और यही इस सूत्र का लास्ट है, मतलब यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक, अगर कोई पूछे आपसे कि तनु विलयनों की वांट हाफ समीकरण क्या होता है तो क्या बताएंगे आप, PV बराबर n RT क्या होता है, हमारा तनु विलयनों की वांट हाफ समीकरण होती है। R को हम लोग 2 शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं, किससे, 2 से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये देखिए हमने लिखा है, R को S से भी लिख सकते हैं, किससे, S से भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, R इक्वल S से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे समीकरण को क्या कहा जा सकता है, इस पूरे समीकरण को हम लोग गैस समीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गैस समीकरण भी कह सकते हैं। इसीलिए हम R के स्थान पर क्या रखकर नया सूत्र बना दिए, PV इक्वल NST। हमारा S भी यहाँ क्या है, वही है, अर्थात गैस नियतांक। क्या है, गैस नियतांक, गैस नियतांक है। आज का टॉपिक यहीं तक कंप्लीट है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और आप वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों, यार दोस्त, चाहने वाले, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाला ग्रुप हो, आप उसमें वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, टेलीग्राम पर शेयर करिए। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे केमिस्ट्री क्लास विद संजय के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, मैं आपको वहाँ नोट्स दे दूँगा। जय हिंद साथियों।